हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम आज बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंडक्टेंस और इसके बाद मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस भी बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटली आप जो है कंडक्टेंस को कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे उसको नापेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने कंडक्टेंस के बारे में लेक्चर नंबर 13 में कंडक्टेंस के बारे में आप लोगों ने सीखा। भाई कंडक्टेंस क्या है, फिर इसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपने पढ़ा, मोलर कंडक्टेंस पढ़ा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ा। आज उसी पे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के बाद हम आपको बताएंगे कंडक्टेंस का मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटली, यानी लैब में आप जो है जा करके कंडक्टेंस को कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूले लिख लेते हैं जो हमने लेक्चर नंबर 13 में आपको समझाया था, पढ़ाया था। वो कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कंडक्टेंस C होता है ये 1/R होता है, ये पढ़ाया था फार्मूला। इसके बाद R = आपने V/I पढ़ा था, ये तुम्हारा ओम्स लॉ था, ये ओम्स लॉ आपने पढ़ा था। जरूरत पड़ सकता है न्यूमेरिकल में। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने ये स्पेसिफिक कप्पा दिस इक्वल टू 1/R और L/A था, ये आप लोगों ने पढ़ा। ये सारी चीज़ जानते हो। ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। आपने इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला था, कंडक्टेंस। और इसकी यूनिट जो है, आप लोगों ने जो यूनिट निकाला था वो साइमन या सीमेन बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसलिए क्योंकि वैल्यू देंगे ना तो कभी कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह देंगे और कभी कभी कंडक्टिविटी कर देंगे। तो यूनिट से हम लोग पहचान जाएंगे कि क्या है ये, और लिखना भी पड़ता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए 1/, अच्छा, इस वाले पोर्शन को, इसको हम लोगों ने सेल कांस्टेंट कहा था, यानी L/A, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ये हमारे पास सेल कांस्टेंट है। और ये देखिए कंडक्टेंस R 1/R = C है। तो हम इसी फार्मूले को चाहें तो लिख सकते हैं कप्पा दिस = C × सेल कांस्टेंट। हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई 1/R को यहाँ C कर दिया और L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं। सेल कांस्टेंट कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस होता है कप्पा × 1000/m हो गया। ये मोलरिटी दी है, मोलरिटी दी है, और ये मोलर कंडक्टेंस है। हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमने आप लोगों को लेक्चर नंबर 13 में पढ़ाया है। उस लेक्चर को देख लें जो लोगों ने नहीं देखा है, तो ये टॉपिक उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपकी मोलरिटी दी है, इसको हम क्या बोलेंगे? मोलरिटी। इसे मोलरिटी बोलते हैं। और ये तो वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। ठीक, इसके बाद आपका एक ये आया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और दिस = हमारा हो जाएगा कप्पा × 1000/n, कैपिटल N। इसको हम लोग नॉर्मलिटी बोलेंगे।
नॉर्मलिटी। तो इस तरीके से ये हमारे पास फार्मूले हैं। बस इन्हीं फार्मूलों से सारे न्यूमेरिकल लग जाते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जरा देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है फॉर 0.01 n H2SO4। ये न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ। फॉर 0.01 n H2SO4 सोल्यूशन R इक्वल टू दिया हुआ है 100 ओम। 100 ओम रेजिस्टेंस है, 100 ओम हो गया। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इफ सेल कांस्टेंट इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स है। देखिए L/A से यूनिट निकालोगे तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। ये सेंटीमीटर इनवर्स है। तो कह रहा है कैलकुलेट क्या क्या। नंबर 1 कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नंबर 2 यहां पे आपका मोलर कंडक्टेंस, और नंबर 3 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये सब चीजें आपको निकालना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया कि फॉर 0.01 n H2SO4 सोल्यूशन R इक्वल टू 100 ओम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इफ सेल कांस्टेंट इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चलिए सबसे पहला हम काम करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल टू 1/R L/A हो गया। ये सेल कांस्टेंट है। 1/R की वैल्यू देखो दिया है, यहां लिख देता हूं। R इक्वल टू 100 दिया है, 100 ओम दिया है, तो ये 100 हो गया। सेल कांस्टेंट दिया है, कितना सेल कांस्टेंट 2 यानी L/A, दिस इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी को कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां पे हम 2 रखते हैं L/A के प्लस। ठीक, तो कप्पा इक्वल टू आ गया। आप इस तरीके से 2 × 10⁻², 100 ऊपर जाएगा -2। इसकी यूनिट क्या होती है? सीमेन और सेंटीमीटर -1, ये इसकी यूनिट होती है। देखिए कप्पा निकल आया। अच्छा, कप्पा निकालने के बाद देखिए नॉर्मलिटी दी हुई है। नॉर्मलिटी आपके यहाँ पे है, तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लो। सेकंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात आएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000/n हो गया। कप्पा तो ये निकाला है 2 × 10⁻², ये 1000 हो गया। और n ये दिया है यहाँ पे, यानी जो नॉर्मलिटी दी है वो 0.01 दिया है, तो यहाँ पे 0.01 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करने के पॉइंट हटाओगे तो 10⁻² आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 2000 आ जाएगा। क्या यूनिट लिखोगे? यूनिट में लिखोगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके बाद इक्विवेलेंट इनवर्स। ये यूनिट थी। लेक्चर नंबर 13 में सब समझाया है। ये हो गया। तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ये दोनों आ गए। अब मोलर कंडक्टेंस, तो बताओ अगर हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है तो मोलर कंडक्टेंस निकल आएगी। हमें एक रिलेशनशिप पता है, उस रिलेशनशिप को लिखे देता हूं। एक फार्मूला चाहे तो यहां पर लिख सकते थे, और
रिलेशनशिप मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या था, ये एसिडिटी, बेसिसिटी या चार्ज ऑफ कैटायन। तो यहाँ पर देखिए मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिस इक्वल टू एक्स हो गया। मोलर कंडक्टेंस आपको निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपने शायद 2000 निकाला था, ठीक है, और दिस इक्वल टू 2। अब बताओ ये 2 कहाँ से आ गया, 2 कहाँ से आ गया? 2 यहाँ पे H2SO4 है, ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं H2SO4। तो H2SO4 में 2 यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन है, यानी इसकी अगर बेसिसिटी देखी जाए तो 2 है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारा क्या है, ये एसिडिटी है, या हम इसी को बेसिसिटी बोलेंगे, या हम इसी को चार्ज ऑफ कैटायन, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन की बात होगी। तो यहाँ पर 2 हैं डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस आपकी 400,000 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर मोल इनवर्स, ये आंसर होगा। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं। क्लियर हो गया? इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा न्यूमेरिकल आप देखिए, जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं थोड़ा सा ये डिफर है, देखिए आप। सेकंड न्यूमेरिकल में है क्वेश्चन नंबर 2 में, फॉर ए डेसी मोलर, नॉर्मल लिख देता, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 3.2 ओम, ये सिंबल है ओम का, 3.2 ओम। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, यानी 2 इलेक्ट्रोड जो हम उसमें डालेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोड इज ए 1.8 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट नंबर 1 जी, नंबर 2 के। जी क्या है? ये सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट कप्पा जानी गए। नेक्स्ट यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो ये हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको समझा देता हूँ क्यों नहीं निकाल पाएंगे, उसका रीज़न है। देखिए ये चीज़ निकालना है, लेकिन फॉर ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 3.2। जो दिया है तो लिख देता हूँ, आर दिया है 3.2 ओम, ठीक, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एल इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ये दिया है डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, ए दिया है 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट जी, सेल कांस्टेंट कप्पा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कप्पा का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बताओ जी इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन ए। ये देखिए सेल कांस्टेंट है, एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट हो गया।
तो G इक्वल टू L दिया है, बताओ कितना, 1.8 अपॉन 5.2, ये आपके G आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया, एक आ गया। क्या यूनिट आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा, कप्पा क्या होगा, कप्पा होगा 1 अपॉन आर एल अपॉन ए, 1 अपॉन आर, आर देखिए दिया है तो कप्पा 1 अपॉन 3.2 हो जाएगा, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए ये दिया हुआ पूरा, एल ए ये दे देंगे 1.8 अपॉन 5.2, ठीक है, ये आ गया। कप्पा के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। देखो कप्पा तो आपने निकाल दिया, ये सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके यहां पे रख देना कप्पा। अब नॉर्मलिटी देखिए यहां पर दिया है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल का मतलब जो नॉर्मलिटी है 1 अपॉन एन है, 1 अपॉन 10, यानी n बाई 10 डेसी नॉर्मल होता है। सेंटी नॉर्मल का मतलब n बाई 100 होता है, मिली नॉर्मल n बाई 1000 होता है, नॉर्मल जिसकी नॉर्मलिटी 1 हो, ठीक है। ये डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलिटी क्या है 1 बाई 10, n बाई 10 है, इसका मतलब ये वैल्यू रख देंगे यहां पे और इस n के प्लेस पे रखेंगे 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 में 10 ऊपर जाएगा, सॉल्व कर लो, पूरा क्वेश्चन हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए हम मोलर कंडक्टेंस क्यों नहीं निकाल पाएंगे, देखिए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन किसका है, इलेक्ट्रोलाइट का होगा, ये तो पक्की बात है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में ही तो कंडक्टेंस होगी, लेकिन उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम नहीं दिया है। इलेक्ट्रोलाइट का नाम, जैसे इसके पहले वाले में H2SO4 था तो X की वैल्यू 2 हमने ले लिया। यहां डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का फार्मूला नहीं दिया है। अगर इलेक्ट्रोलाइट दे देता, जैसे मान लो यहां कह देता है MgCl2, नाम दे देता कि MgCl2 है, तो X की वैल्यू हमारी 2 हो जाती, क्योंकि 2 यहां पे कैटायन पे चार्ज है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लिया, मोलर कंडक्टेंस निकाल लेते, लेकिन यहां तो कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया ही नहीं है, तो इसलिए डेसी नॉर्मल है तो नॉर्मलिटी को यूज करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लगा देंगे। अगर यहीं पे डेसी मोलर होता, मान लो अगर डेसी यहां पर मोलर कह देता तो इसका मतलब मोलर, तो फिर मोलरिटी निकलती, फिर इक्विवेलेंट न निकलता। मोलरिटी का मतलब फिर यहां पर यम आता, यम, और यहां पे मोलरिटी तुम्हारी डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो 1 अपॉन 10 ये मोलरिटी, तो ये हम रख देते, क्लियर हो गया ना। और अगर यहां पे इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे दें तो हम दोनों निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल लेंगे और मोलर कंडक्टेंस भी लगा लेंगे। क्लियर हो गया, क्वेश्चन आ गया समझ में। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट applied to the end of a column of m by 10 AgNO3। अब देखिए यहां पर m by 10 मोलरिटी दी, AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट दिया है, तो हम इसमें इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। AgNO3 4 सेंटीमीटर सॉल्यूशन, 4 सेंटीमीटर इस डायमीटर है, इस डायमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ,
इन लेंथ है। गिव ए करंट ऑफ 0.01 एम्पियर, इतना करंट देगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कंडक्टेंस कप्पा, नंबर 2 मोलर कंडक्टेंस, नंबर 3 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये सब निकालना, ये क्वेश्चन है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अप्लाइड, इसका मतलब V इक्वल टू 10 वोल्ट दिया है, जो दिया है उसको लिख देता हूं, 10 वोल्ट दिया है। एंड ऑफ ए कॉलम m/10, यानी मोलरिटी दी है 1/10 m/10 मोलरिटी दी है। A03 सोल्यूशन। 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इज डायामीटर, यानी 2r दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। r रेडियस होती है, यहां पे 2r हो जाएगा, क्यों, डायामीटर दिया है। ठीक है, एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ दी है। I दिया है, देखिए लेंथ, गिव करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, I की वैल्यू है 0.1 एम्पियर। ये सारी चीजें दी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अप्लाइड टू दी एंड ऑफ ए कॉलम m/10 A03 solution, 10 centimeter is diameter 2r and 12 centimeter length L, current 0.1 एम्पियर। कप्पा निकालना है, तो कप्पा बताओ क्या हो जाएगा, 1/r और इंटू L/A, ये होगा। अब देखिए R यहां नहीं दिया है, क्या दिया, पोटेंशियल दिया है और I दिया है, तो हम लोग R निकाल लेता हूं, V/I होता है ओम्स लॉ से, 10/0.01, 2 0 और बढ़ा लो, 1000 ओम आ गया, तो इसकी वैल्यू 1/1000 हो गई। L लेंथ दी हुई है कितना, 12। A एरिया नहीं दिया है, तो देखो ये क्या दिया है, डायामीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी 2r इक्वल टू आपने लिखा 4, तो r इक्वल टू आ जाएगा 4/2 हो जाएगा रेडियस 2 हो गई। हाँ, तो देखिए ये r इक्वल टू तुम्हारा 4/2 हो गया, तो 2 आ गया। अब यहाँ पे एरिया निकालोगे तो यहाँ πr स्क्वायर होता है, ये एरिया, ये डायमीटर था ना 4, तो रेडियस निकालोगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 22/7 और r दिया है तो 2 का स्क्वायर, ये a यहाँ पे रख दो, तो कप्पा निकल आया, कप्पा आपका निकल आया। अब मोलर कंडक्टेंस चाहिए, तो मोलर कंडक्टेंस अब कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे कप्पा हो गया 1000/m हो गया। देखिए आपने कप्पा तो निकाल लिया, तो कप्पा यहाँ रख देना, मोलरिटी दी 1/10, यहाँ रख दो मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहा है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या करोगे, ये भी देखिए यहाँ पे दिया है AgNO3, इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे दिया है ना AgNO3, तो x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू आपको पता है। तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिस इक्वल टू x। अब AgNO3 हमारे पास है, तो माइनस प्लस, तो ये देखिए सिल्वर हो गया, उस पर 1 कैटायन, x की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिस इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपने निकाल लिया है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर लो। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़ा सा और एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए आप लोग,
इसमें भी थोड़ी सी बात हम चेंज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। लिखा है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1 gram BaCl2 in 200 centimeter square cube 200 centimeter cube of water are found to be 0.058 ohm inverse centimeter inverse. What are molar conductance, equivalent conductance, ये आपको निकालना है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 gram BaCl2 in 200 centimeter cube of water is found to be 0.0858 centimeter ohm inverse centimeter inverse. What are molar conductance and equivalent conductance? देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू 0.058 सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा दिया है। ठीक, अब मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए ये हमारे पास होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है? मोलरिटी। कप्पा तो हमारे पास दिया है, मोलरिटी तो मोलरिटी, अब वो फार्मूले हटा देते हैं, फार्मूलों का इनका कोई रोल नहीं है, आप लोग समझ गए हो। तो हमारे पास ये मोलरिटी नहीं दी है, तो मोलरिटी निकाल ले। तो मोलरिटी होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो गिवन मास इन ग्राम कितने ग्राम है? देखिए 1 ग्राम BaCl2 यानी W जो दिया है ये 1 ग्राम दिया है, V दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब या 200 ml भी आप कह सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ml होता है। तो गिवन मास 1 ग्राम हो गया, तो यहाँ 1 रख दिया। अच्छा, BaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट भी बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट बेरियम का होता है 137 और क्लोरीन का होता है 35.5। लेकिन BaCl2 में बेरियम तो 137 हो गया प्लस क्लोरीन का 35.5, लेकिन डबल करो तो डबल करोगे तो 71 आएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ 8 आएगा, 730 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 208 हो गया। तो मोलर मास आ गया 208 इंटू वॉल्यूम इन लीटर 200 ml, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 अपॉन 208 इंटू 200। इस एम की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, रख करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हो गया। क्या निकल आया? मोलर कंडक्टेंस। और क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट। तो हम लोग जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस X होता है। ये मोलर कंडक्टेंस आपको पता है, निकाल लिया। X
BaCl2 है तो बैरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगी तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू 2। मोलर कंडक्टेंस को हम रख करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई विशेष बात नहीं है, बड़ी आसान बातें हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपने निकाल लिया। देखिए अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लास्ट टॉपिक इसका है कंडक्टेंस का। फिर इसके बाद अगला एक वीडियो बनेगा जिसमें हम इफ़ेक्ट बताएंगे कंडक्टेंस पे कौन कौन से इफ़ेक्ट डालते हैं। फैक्टर, टेम्परेचर डालेगा, कंसंट्रेशन डालेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अब हम आप लोगों को समझाएंगे कि कंडक्टेंस को लहर में कैसे निकालोगे। अगर मान लो हम कोई सलूशन आपको दे दें और देने के बाद आपसे कहें कि भाई इसकी कंडक्टेंस बता दो कितनी है, आप इसकी कंडक्टेंस बता दो, निकाल के लाओ लैब से, तो मेथड आपको आना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन होगा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। देखिए मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस में एक आपने शायद पढ़ा होगा जरूर, शायद क्या 100% पढ़ा होगा फिजिक्स में। इसमें व्हीट स्टोन एक प्रिंसिपल है या आप इसे ब्रिज कह सकते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कह सकते हो। क्या है, इन्होंने 4 इस तरीके से रेजिस्टेंस फिट किए। ए, इस तरीके से रेजिस्टेंस को ऐसे फिट किया, ये 4 रेजिस्टेंस फिट किया और इनको ऐसे यहां से जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे। और इसके बाद यहां 20 से जो है एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। इसका नाम A, B, C और ये हमारा D पॉइंट हो गया। ठीक, यहाँ पर की भी लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं है, चाहे तो लगाना चाहे तो लगा दीजिए, की लगा दिया। ये व्हीट स्टोन प्रिंसिपल बताया। अच्छा इसमें क्या है, ये R1 है, इसका R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 है, इसको X मान लिया या R4 माना चाहो तो मान लो। ये अननोन है, ये अननोन है, इसको हमें नोन करना है। ये हमारा ऐसे बना दिया, इसको दे दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम इसको बदल सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इनका रेजिस्टेंस हमें पता है, R3 का भी पता है, ये वेरिएबल है, ये भी पता है कितना आपने वेरिएबल किया है, ये भी आपको पता है, पता रहेगा। इसका नहीं पता है, इसे हमें फाइंड आउट करना है, इसे हमें फाइंड आउट करना। ये गैल्वेनोमीटर है, ये जो है करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक, अब हमने किया क्या, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चाहती है और ये डीसी करंट है, वो तो आप जानते हैं। अब हमने क्या किया कि इसमें करंट पास किया तो ये डायरेक्शन बताएगा गैल्वेनोमीटर। इस R2 को इस प्रकार से एडजस्ट करो, ऐसा सेट करो कि इस गैल्वेनोमीटर में जो यहाँ पे फिट है इसमें 0 डिफ्लेक्शन आ जाए, मतलब जो इसकी निडल है वो 0 के बिल्कुल सीध में आ जाए। अगर 0 के सीध में होगी ना तो फिर इसको नल पॉइंट बोलते हैं, हम इसे नल पॉइंट बोलेंगे। ऐसे गैल्वेनोमीटर होगा
यहाँ 0 होगा, 1 2 ऐसे खाने इधर लगे होंगे, इधर लगे होंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल 0 के सीध में आ जाए। ये कैसे होगा? हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिख दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस। जितना भी आप वेरिएबल करोगे, जितना भी चेंज करोगे, आपको पता रहेगा। ये तो पहले से पता है, इसको तो कुछ करना नहीं, ये भी पहले से पता है, ये पता है, लेकिन ये बदलता रहेगा। जो तुम अप्लाई करोगे वो आपको पता है, ठीक। और नल पॉइंट आपको फाइंड करना है इस गैल्वेनोमीटर से। अगर नल पॉइंट आ गया तो यहां पे आ जाता है एट नल पॉइंट। नल पॉइंट, इस नल पॉइंट पे एक रिलेशनशिप यहां पे आ जाएगा। वो रिलेशनशिप होगा R1 अपान R2 AX अपान R3, यानी R1 अपान R2 इक्वल टू X अपान R3। बताइए, R1 आपको पता है, R2 आपको पता है, आपने सेट किया है, R3 आपको पता है, इसका रेजिस्टेंस निकल आएगा। इसका रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये व्हीट स्टोन प्रिंसिपल है। अब इसी प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर देंगे कहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट में, और उस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को निकालेंगे। मतलब कुल मिलाकर व्हीट स्टोन प्रिंसिपल से हम रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस को निकालते हैं। तो यहाँ तो आपने किसी वायर का निकाल लिया, वायर, लेकिन वायर से तो हमें मतलब नहीं है, हमें मेटालिक कंडक्टर से मतलब ही नहीं है, हमें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ना हमारे पास। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिट करना पड़ेगा इस जगह, वायर न लगा के यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सेम सिस्टम बनाएंगे जैसा ये ऑपरेटर से देखिए बना रहा हूँ। यहाँ पर हमने इस तरीके से ऐसे किया, ये, इसके बाद ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये, इसके बाद यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, और इसके बाद यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐसे इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया। ये इलेक्ट्रोड ऐसे बना दिए, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये ऐसे इस तरीके से हमने इसको भर दिया। ये हमारा X हो गया, ये देखिए है X। उस जगह हमने, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है ना, तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहां की जो लेंथ है वो L होगी, और क्रॉस एरिया जो होगी वो A होगी, वो तो आपको पता है। यहां पर हमने इस तरीके से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ये देखिए बीच से जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, ये हटाया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जोड़ दिया। अब ये करंट, यहाँ पे हमें करंट इस तरीके से यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ नीचे ये बन गया तो ऊपर दे देते हैं, ए पॉइंट हो गया, और यहाँ पर एक बहुत ही नई चीज बता रहा हूँ, बी सी और ये डी है। यहाँ पे आपको एसी करंट देना पड़ेगा, यहां डीसी था, वो तो सिंबल से ही मालूम चल रहा है, वायर था, और यहां पे आप एसी करंट देंगे। क्या, क्यों देंगे, जरा देखिए। ये हमने R1 ले लिया, ये R2 हो गया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ये R3 हो गया, और ये इसका X होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो X होगा। अच्छा, ये इंसुलेटर होगा, इंसुलेटिंग, ठीक, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 25। ये क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से कंडक्टेंस चेंज होती है, बदलती है। अगला वीडियो इसी पे आएगा कि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, तो ये बदलेगी, इसलिए टेम्परेचर को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये वाटर में बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर की जो कंडक्टेंस है वो जीरो होती है, नियरली जीरो होती है, तो जो कंडक्टेंस यहाँ से आएगी वो इलेक्ट्रोलाइट की ही कंडक्टेंस होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट को
वाटर लेते हैं, क्योंकि वाटर की कंडक्टेंस लगभग 0 है, तो इसका मतलब जो कंडक्टेंस आएगी वो इलेक्ट्रोलाइट की आएगी। तो यहाँ पे आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है। इंसुलेटिंग ये रखेंगे। दूसरी चीज़, इसके अंदर वाटर में इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करके भरेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट करोगे ना तो जितने बार आप कैलकुलेशन करके वैल्यू लाओगे तो सब बदल बदल के आएगी। टेम्परेचर फिक्स कर दोगे तो वही आएगी। अब क्या किया, ये देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे था, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो हम वेरिएबल करके यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो यही फार्मूला यहाँ पर भी आएगा, बिल्कुल सेम फार्मूला आएगा जो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे R1/R2 x/R3, यहाँ पे x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस निकल आया इसका। यहाँ वायर था, यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस निकल आया। अब जब रेजिस्टेंस निकल आया तो हम लगा देता हूँ कप्पा दिस इक्वल टू R L/A। L आपको पता रहेगा क्योंकि आपने सेट किया है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का क्या डिस्टेंस है वो आपको पता है। क्या क्रॉस एरिया है कंडक्टर की वो भी आपको पता है। R यानी ये आपने x को निकाल लिया, वही R है, रख करके कंडक्टेंस निकल आई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो कप्पा इंटू 1000/m, इसकी हमें मोलरिटी पता होना चाहिए। तो हम सॉल्यूशन जब लेंगे तो हमें पता है कि कितने ग्राम इलेक्ट्रोलाइट को कितने ml वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो तो हमें पता रहेगी। तो हमें मोलरिटी भी पता है और नॉर्मलिटी भी पता रहेगी कि जो कि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हैं, तो हम नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं। एसी करंट क्यों भेजा? अगर हम डीसी भेज देंगे तो क्या डीसी भेज दोगे तो फिर आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लो यहां पे आपने सपोज करो NaCl लिया, अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए यहां पे तुमने डीसी भेजा, सपोज करो आपने डीसी भेज दिया, तो डीसी में क्या होगा, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा तो सोडियम किसी इलेक्ट्रोड पे सोडियम डिपोजिटेड होगा और किसी पर क्लोरीन गैस आपको निकलेगी। तो कंडक्टेंस तो चेंज होती रहेगी, बदलती जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम डिपोजिटेड होता जा रहा है और क्लोरीन गैस निकल रही है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है उनके जो नंबर हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो शुरुआत में निकालोगे तो कुछ आएगा, थोड़ी देर बाद कुछ आएगा, टाइम बदलता जाएगा तो कंडक्टेंस बदलती जाएगी। और अगर आपने एसी करंट को भेजोगे एसी, तो एसी करंट के भेजने से क्या होती है, वो तो उसकी डायरेक्शन दोनों तरफ होती है, कुछ इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे ऐसे। तो जो सोडियम यहाँ डिपोजिटेड होता जाएगा वो हटेगा, खूब करंट की डायरेक्शन बदलेगी और क्लोरीन गैस के रूप में बनेगी नहीं, निकलना। ये तो मोल्टेन है, तो ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन जो इसके अंदर हैं, ये तुम्हारा सोडियम ना तो डिपोजिटेड हो पाएगा और ना क्लोरीन गैस के रूप में निकल पाएगी अगर एसी भेजोगे, क्योंकि वो मतलब एक डायरेक्शन है, डिपोजिट हुआ तो डायरेक्शन बदल गई तो वो वहाँ से हट गया। तो ये आयंस इसी सॉल्यूशन में रहेंगे और वो कंडक्टेंस निकालोगे, चाहे तुम शुरुआत में निकालो चाहे 2 घंटे बाद निकालो, कंडक्टेंस आपकी सेम निकलेगी। तो ये याद रखना, यहाँ पर हम एसी करंट को अप्लाई करेंगे, यहाँ डीसी भेजते हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं। वायर की कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस निकालना है, भाई रेजिस्टेंस ही तो निकलेगा, रेजिस्टेंस यहाँ से निकला, ये तो वायर की बात है। यहाँ हमें इसकी कंडक्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस हम निकाल लें इसका, लेकिन याद रखिए इसमें हमें एसी करंट को भेजना पड़ेगा, नहीं तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेजरमेंट भी आपको समझ में आ गया कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो है कंडक्टेंस को कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे।
तो इस तरीके से इस नोट्स को तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। सब कुछ आपको केवल ये याद रखना है, एट नल पॉइंट पर रिलेशनशिप अप्लाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकल आएगा। इस रेजिस्टेंस को हम इस फार्मूले में अप्लाई करके कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद मोलर और इक्विवेलेंट सभी कंडक्टेंस को निकाल लेंगे। इसके बाद अब दूसरा जो आपका लेक्चर नंबर 15 आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस पे इफेक्ट डालते हैं और उनका किस तरीके से वेरिएशन होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए।